Hello dear students, welcome back to our channel and to our app as well. ये हमारे चैप्टर का लास्ट कॉन्सेप्चुअल वीडियो है। इसके बाद बस एक फाइनल एक्सरसाइज बची है। तो ये बहुत छोटा सा वीडियो होने वाला है। इसमें हम वी आर गोइंग टू डिस्कस द एनर्जी चेंजेस विच टेक प्लेस ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें एनर्जी चेंज डेफिनेटली इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कंबाइन करते हैं तो ईदर दे लूज एनर्जी और दे गेन एनर्जी एंड दे फॉर्म प्रोडक्ट्स। तो कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एनर्जी का या तो लॉस होता है या गेन होता है। नाउ दिस एनर्जी कैन बी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। किसी भी फॉर्म में एनर्जी का गिव एंड टेक हो सकता है। ठीक है, लाइट, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से किसी भी फॉर्म में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है। अब यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी कि एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। हर चीज़ के अंदर, हर सब्सटेंस के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी होती है, उसकी खुद की एनर्जी होती है जिसको हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज इट्स केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो अब जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, जो केमिकल एनर्जी है, वो बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर्ड होती है। तो जब केमिकल रिएक्शन होता है तो वो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, दोज बॉन्ड्स गेट ब्रोकन एंड द रिजल्टेंट, वो क्यों ब्रेक क्यों होते हैं, या तो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी या रिलीज करते हैं, दोनों में से एक केस होता है। तो रिजल्टिंग इन a chemical reaction involves the breaking up of chemical bonds between atoms, resulting in absorption of energy in the form of heat and simultaneous formation of bonds with release of energy. एक तरह के bonds break होते हैं, दूसरे तरह के bonds form होते हैं। तो these two types of energies are different from ईच अदर। मतलब एक एनर्जी जो है वो गेन होती है और एक लूज होती है। तो एक सरप्लस एनर्जी है और दूसरी जो है वो एनर्जी का डेफिसिट क्रिएट करती है, एनर्जी को रिड्यूस करती है। तो सिंपल सी फॉर्म में अगर हम इस पूरी जो पैराग्राफ है इसको इसेंस इसकी समझी जाए तो ये है कि इन अ केमिकल रिएक्शन एनर्जी इज ईदर अब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड। या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है किसी केमिकल रिएक्शन में या वो रिलीज होती है, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज 100% होता ही होता है। ठीक है, एनर्जी किसी भी फॉर्म में एक्सचेंज हो सकती है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, इट कैन बी एक्सचेंज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ये एक्सचेंज होता है, ये मस्ट है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज होता है, इधर इट इज़ अब्जॉर्ब्ड और इट इज़ रिलीज्ड। अब ये अब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज हो रही है, उसके बेसिस पे हम केमिकल रिएक्शंस को 2 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, पहला है एक्सोथर्मिक, सेकंड इज एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो हो गए जिनमें की एनर्जी रिलीज हो रही है। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और उस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है, देन वी कॉल इट एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट is given out is called exothermic reaction. It causes a rise in temperature, obviously because heat is being given out. तो जो resultant जो reaction होगा, जो products बनेंगे, they will be formed with a lot of evolution of heat. तो temperature जो है बढ़ जाएगा वहाँ का, जहाँ भी वो reaction हो रहा होगा। एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, व्हेन कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 अ लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, C plus O2 gives CO2 plus a lot of heat is evolved. Then when water is added to quicklime a lot of heat energy is produced along with alkaline calcium hydroxide. जब क्विक लाइम CaO इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज होती है एंड स्लेग लाइम या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ये आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आप लोग अभी मतलब यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट एज। पहले जब घरों में वाइट वॉश होता था ना तो डिस्टेम्पर वगैरह ये पेंट्स, एक्रिलिक पेंट्स यूज़ नहीं होते थे। लोग जिसको हम कहते हैं ना कि चूने से पुताई करते थे, तो दिस वाज क्विक लाइम प्लस वाटर, स्लेग लाइम घड़ों में भिगो के रखी जाती थी। आप अपने पेरेंट्स से पूछना, तो वो ये क्विक लाइम जो है इसको घड़े में भिगो के पानी में इसमें पानी डालते थे तो बहुत सारी हीट रिलीज होती थी और इसको भिगो के रखते थे और फिर उससे वाइट वॉश होते थे घरों की। सो दिस वाज इसको यूज़ करते थे पहले। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है इसका कि वाटर जो फॉर्म होता है, हाइड्रोजन इज बर्नड इन वाटर, वाटर इज फॉर्म्ड एंड अ लॉट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, देन फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड at 450 to 500 डिग्री सेंटीग्रेड।
तो इसमें कैटलिस्ट यूज़ होता है और यहाँ पे अमोनिया का फॉर्मेशन होता है विद अ लॉट ऑफ रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। तो ये अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया। इसमें भी जो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो ट्रायंगल का साइन होता है इट रिप्रेजेंट्स हीट। तो ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। और क्या हो सकते हैं? रेस्पिरेशन, रस्टिंग, बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल, केरोसिन एट्सेट्रा आर सम कॉमन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो सारे रिएक्शंस हैं जिनमें हीट प्रोड्यूस हो रही है, मतलब कि उस रिएक्शन के साथ साथ जहाँ पे वो रिएक्शन हो रहा है उस एरिया का, उस बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है। टेम्परेचर अगर राइज हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है दैट मीन्स इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। टेम्परेचर राइज क्यों होता है? क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है। टेम्परेचर लो क्यों होता है? क्योंकि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होता है उसमें ना वो हीट एब्जॉर्ब करते हैं, केमिकल्स अपने सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे तो वो आसपास कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में कि आप अपने हाथ पे नेप्थलीन रखो या कोई ऐसा लिक्विड रखो जो कि वॉलेटाइल हो, जो हम यूज़ करते हैं, ईथर यूज़ करते हैं, या जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना, सिंपल लैंग्वेज में आप वो देखो, वो आराम से आप यूज़ कर सकते हो। तो आप उसको अपने अगर पाम पे डालोगे तो इट इवेपोरेट्स प्रोड्यूसिंग अ कूलिंग इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स द हीट एनर्जी फ्रॉम योर हैंड एंड इवेपोरेट्स। तो वो एक हीट एनर्जी को आपके हाथ से लेता है, इसीलिए आपके हाथ में कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। ओके, सो नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इट कॉजेज अ फॉल इन टेम्परेचर। टेम्परेचर कम हो जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन की वजह से। दिस रिएक्शन कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम हो रहा है तो हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे जो है हीट सप्लाई करते रहनी होती है, तभी वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है उस रिएक्शन का, और क्योंकि हीट इसमें एब्जॉर्ब होती जाती है, ठीक है। तो हमें एक्सटर्नल सोर्स से हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी, जबकि एक्सोथर्मिक में वो खुद ही हीट प्रोड्यूस कर रहा था। हो सकता है शुरुआत में उसे हीट सप्लाई करनी पड़े, लेकिन बाद में वो रिएक्शन अपनी ही हीट से मेंटेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या दे रखे हैं? पहला एग्जाम्पल होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। व्हेन कार्बन इज हीटेड विद सल्फर एट हाई टेम्परेचर, लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड इज फॉर्म एंड दिस प्रोसीड्स विद अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये हमने रिएक्शन किस में यूज़ किया था कि जब दो सॉलिड कंबाइन करें, कार्बन इज इन सॉलिड स्टेट, सल्फर इज इन सॉलिड स्टेट एंड दे कंबाइन टू फॉर्म CH2 विच इज़ अ लिक्विड, है ना। ये वाला एग्जाम्पल हमने वहाँ पे यूज़ किया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखा है व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर हीटेड टुगेदर टू अ टेम्परेचर ऑफ अबाउट 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इज फॉर्म। ये भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसमें देखो कितनी ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब हो रही है, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा हीट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? Calcium carbonate decomposes into carbon dioxide and calcium oxide when it is heated to a temperature of about 1000 degree centigrade. Calcium carbonate को heat provide की है, 1000 degree centigrade तक heat किया है, तो it decomposes into CaO, that is calcium oxide plus CO2। तो ये भी एक endothermic reaction है जिसमें कि heat absorb हो रही है, ठीक है। CaO को और क्या बोलते हैं? Quick lime, भूलना नहीं है, ठीक है। It is also known as quick lime। अब दूसरी तरह के हम रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, जो कि दो और रिएक्शंस हैं। एक है फोटोकेमिकल रिएक्शन। अब फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होगा? फोटो का मतलब मैंने आपको बताया था लाइट, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो कि लाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं फोटोसिंथेसिस, सिंपल सा रिएक्शन, आपको ये याद रखना है बायोलॉजी के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी। दूसरा हमें दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट। मैंने आपको बताया था कि सिल्वर के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम लैब में डार्क कलर्ड ग्लास बॉटल्स में रखते हैं, क्योंकि वो सनलाइट की वजह से डीकम्पोज हो जाते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाते हैं। तो ये AgNO3 है, ये सनलाइट जब इस पर पड़ती है लाइट की प्रेजेंस में डीकम्पोज हो जाता है, सिल्वर प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट टाइप जो हमारे रिएक्शंस हैं वो हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। अब इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं? इलेक्ट्रो, तो ये इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में होंगे, इलेक्ट्रिसिटी के एब्जॉर्प्शन के साथ प्रोसीड करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल क्या दे रखा है? फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड ऑन पासिंग करंट थ्रू इट ब्रेक्स इनटू चार्ज पार्टिकल्स और आयंस ऑफ पोटेशियम एंड क्लोराइड। फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड का मतलब क्या हुआ? मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था फ्यूज्ड का मतलब होता है द पोटेशियम क्लोराइड सॉलिड सॉल्ट होता है, लेकिन इट इज़ इन फ्यूज्ड स्टेट, मतलब मॉल्टन स्टेट में है या लिक्विड स्टेट में है, ठीक है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल जो है कि एसिडुलेटेड वाटर ब्रेक्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर में थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं हम H2SO4 और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इट ब्रेक्स इनटू इट्स कंपोनेंट्स दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस आर इवॉल्व्ड। प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसीलिए हम उसमें थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं ताकि उसमें उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाए, ठीक है, और आराम से ये इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन हो सके। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया, थ्योरी फिनिश हो गई। अब हम सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर्स बचे तो वो कर लेंगे, और आप लोग ढंग से करिए इस चैप्टर को, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर को एक एक लाइन पढ़ के समझ के उसके एग्जाम्पल्स, उसकी इक्वेशंस लिख के लर्न करिए, क्योंकि जैसे कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आपका जो पेपर होता है, बोर्ड का पेपर जो होता है, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव होता है, और ऑब्जेक्टिविटी जब होती है पेपर में तो इसका मतलब इट रिक्वायर्स थरो नॉलेज। आपको कम्प्लीटली सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर में होता है कि आपको आता है तो आंसर सही है, नहीं आता तो गलत। उसमें कोई स्कोप नहीं होता कि आप वहाँ पे एक पैराग्राफ लिख के आ गए और एक लाइन तो सही हो गई, उसमें तो टीचर नंबर दे देगी। नो, इट इज़ ईदर दिस वे और दैट वे, नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान रखिए थोड़ा सा, एंड कीप ऑन स्टडिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करो और ऐप को डाउनलोड करो बेटा, अपने फ्रेंड्स को बताइए बेनिफिट्स उसके, ठीक है। ऑल राइट, टेक केयर।